नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल एजुकेशन के वीडियोज़ में स्वागत है। तो दोस्तों आज हम लोग देखेंगे दोस्तों अप्रैल मई के मंथ का एमसीक्यूज़ दोस्तों। तो देखते हैं दोस्तों, सबसे पहले राष्ट्रीय परिदृश्य में देखते हैं दोस्तों क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। हाल ही में लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी का विलय कर क्या नाम रखा गया है? तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, क्या नाम रखा गया है? संसद टीवी। लोकसभा और राज्यसभा टीवी को विलय कर दिया गया है और नाम को क्या रखा गया है? संसद टीवी। ध्यान रखिएगा। भारत सरकार की तरफ से जारी ईज ऑफ लिविंग सूचकांक में 10 लाख से अधिक की आबादी वाले शहरों में कौन सा शहर प्रथम स्थान पर है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसमें कौन सा प्रथम स्थान पर है? बेंगलुरु। ध्यान रखिएगा दोस्तों, कौन है प्रथम स्थान पर? बेंगलुरु प्रथम स्थान पर है। एज ऑफ लिविंग इंडेक्स में बेंगलुरु प्रथम स्थान पर है। फैक्ट को देखते हैं दोस्तों। केंद्र सरकार ने एज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 जारी किया है। सूची में कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु टॉप पर है। बेंगलुरु को 10 लाख से ज़्यादा आबादी वाले शहरों में रहने के लिए सबसे अच्छा शहर माना गया है और 10 लाख की आबादी से कम शहरों में हिमाचल की राजधानी शिमला सबसे अच्छा शहर माना गया है। ये भी आप ध्यान रखिएगा दोस्तों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भारत और किस देश के बीच मैत्री सेतु का उद्घाटन किया है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, मैत्री सेतु का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये बांग्लादेश में किया गया है। फैक्ट को देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भारत और बांग्लादेश के बीच फैनी नदी पर, ध्यान रखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, फैनी नदी पर बने मैत्री सेतु का उद्घाटन किया है। तो आप ये ध्यान रखिएगा, फैनी नदी पर ये पुल है और इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया है और ये भारत और बांग्लादेश के बीच सेतु है। केंद्र सरकार ने साल 2035 तक समुद्री परिवहन क्षेत्र में कितने अरब डॉलर के निवेश को मंजूरी दी है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, 2035 तक समुद्री परिवहन क्षेत्र में केंद्र सरकार ने 82 अरब डॉलर को मंजूरी दे दी है। ध्यान रखिएगा आप। ग्रामीण भारत की 1 मिलियन महिलाओं की सहायता के लिए गूगल ने किस नए प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, किस नए प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है गूगल ने भारत की 1 मिलियन ग्रामीण महिलाओं की सहायता के लिए? तो ये दोस्तों नाम है वीमेन विल। ध्यान रखिएगा दोस्तों, एक वेब पोर्टल है और इसका नाम क्या है? वोमेन विल। ध्यान रखिएगा, ये गूगल द्वारा लॉन्च किया गया है। फैक्ट को देखते हैं दोस्तों। गूगल ने हाल ही में वीमेन विल वेब प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है जो ग्रामीण महिला उद्यमियों को कम्युनिटी सपोर्ट, मेंटरशिप और एक्सेलेटर प्रोग्राम में मदद करेगा। ये हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में रहेगा। ध्यान रखिएगा आप। सरकार में रहते हुए प्रादेशिक सेना में कैप्टन बनने वाले पहले सांसद कौन बन गए हैं? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, कौन बने हैं पहले सांसद सरकार में रहते हुए? अनुराग ठाकुर। ध्यान रखिएगा दोस्तों, अनुराग ठाकुर पहले सांसद बन गए हैं जो कैप्टन बने हैं सेना में। फैक्ट को देखते हैं। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग सिंह प्रादेशिक सेना में कैप्टन बने हैं। वह इससे पूर्व लेफ्टिनेंट के पद पर सेवारत थे। अनुराग ठाकुर देश के ऐसे पहले सांसद बन गए हैं जो बतौर सांसद में सेना में रेगुलर कमीशन ऑफिसर के रूप में कैप्टन बने हैं। फैक्ट को भी आप ध्यान रखिएगा दोस्तों। विश्व वायु गुणवत्ता 2020 की रिपोर्ट के अनुसार विश्व में सबसे प्रदूषित राजधानी कौन बन गई है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, एक कौन बन गई है विश्व में सबसे प्रदूषित राजधानी? तो दोस्तों ये दिल्ली बन गई है। ध्यान रखिएगा, सबसे प्रदूषित राजधानी विश्व वायु गुणवत्ता 2020 की रिपोर्ट में। ध्यान रखिएगा आप। हाल ही में कौन सा देश यूएई को पीछे छोड़कर भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता देश बन गया है? तो कौन बन गया है दोस्तों ये अभी हाल ही में? अमेरिका बन गया है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, अमेरिका बन गया है। फैक्ट को देखते हैं। सऊदी अरब को पीछे छोड़कर अमेरिका अब भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता देश बन गया है। भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा आयातक और उपभोक्ता भी है। ये भी बात आप ध्यान रखिएगा दोस्तों, तेल के मामले में भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा आयातक और उपभोक्ता भी है। संसदीय समिति ने सरकार से पोक्सो एक्ट के तहत किशोर की उम्र 18 से घटाकर कितने वर्ष करने की सिफारिश की है अभी हाल ही में? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, 18 से घटाकर 16 वर्ष करने की सिफारिश की है हाल ही में। ध्यान रखिएगा आप। संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रायोजित वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021 में किस देश को प्रथम स्थान मिला है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021 में किस देश को प्रथम स्थान मिला है? तो ये मिला है दोस्तों फिनलैंड को। ध्यान रखिएगा आप। फैक्ट को देखते हैं दोस्तों। संयुक्त राष्ट्र की ओर से जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में फिनलैंड को लगातार चौथे साल दुनिया का सबसे खुशहाल देश पाया गया है। वहीं भारत 149 देशों की इस सूची में 139वें नंबर पर है दोस्तों। ध्यान रखिएगा दोस्तों, कौन से नंबर पर है? भारत 139वें नंबर पर है इस रिपोर्ट में। रिपोर्ट के
मुताबिक सूची में पाकिस्तान की अगर बात करें तो दोस्तों ध्यान रखिएगा ये 105वें नंबर पर है पाकिस्तान, और जबकि बांग्लादेश और चीन क्रम से 101 और 84वें स्थान पर है। तो फैक्ट को भी आप ध्यान रखिएगा दोस्तों। भारत की रैंक जो है वो 139 से 149वें देशों में, और प्रथम स्थान फिनलैंड का रहा है। ध्यान रखिएगा दोस्तों। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021 में अफ्रीकी महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी किलिमंजारो पर हाल ही में किन भारतीय पर्वतारोहियों ने 24 घंटे रुककर रिकॉर्ड बनाया? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, किलिमंजारो जो कि अफ्रीकी महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है, उस पर अभी हाल ही में किन भारतीयों ने 24 घंटे रुककर रिकॉर्ड बनाया है? तो इनका नाम क्या है दोस्तों? ध्यान रखिएगा इनके नाम को, रोहतास खिलेरी और अनु यादव। इनका नाम है रोहतास खिलेरी और अनु यादव। ध्यान रखिएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 22 मार्च 2021 को विश्व जल दिवस के मौके पर किस अभियान की शुरुआत की गई? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये किस अभियान की शुरुआत की गई है 22 मार्च को विश्व जल दिवस के अवसर पर? तो ये की गई है दोस्तों जल शक्ति अभियान की। ध्यान रखिएगा आप, जल शक्ति अभियान की शुरुआत की गई है 22 मार्च को विश्व जल दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। फैक्ट को देखते हैं दोस्तों। इस अभियान का उद्देश्य सभी हितधारकों को बारिश के पानी के भंडारण को सुनिश्चित करने के लिए जलवायु परिस्थितियों और उप समतल क्षेत्रों के लिए उपयुक्त बारिश का पानी सुरक्षित करना है। इस अभियान से सबसे अधिक फायदा उन क्षेत्रों को मिलेगा जहां पानी की कमी से जनजीवन प्रभावित है। तो फैक्ट को भी आप ध्यान रखिएगा दोस्तों। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कृषि क्षेत्र में सहयोग हेतु भारत और किस देश के बीच समझौते ज्ञापन को भी हाल ही में मंजूरी दी है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, कृषि के क्षेत्र में किस देश के साथ समझौता किया है? तो दोस्तों ये किया है फिजी के साथ समझौता। ध्यान रखिएगा आप, यह समझौता 5 साल की अवधि के लिए लागू रहेगा। समझौता अनुसंधान कर्मियों, वैज्ञानिक विशेषज्ञों और तकनीक प्रशिक्षुओं के आदान प्रदान की सुविधा भी प्रदान करेगा। ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों अब अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में देखते हैं दोस्तों क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। श्रीलंका ने कोलंबो बंदरगाह के वेस्टर्न कंटेनर टर्मिनल के विकास का ठेका किस देश को दिया है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये किसको दिया है श्रीलंका ने ठेका? ये दिया है दोस्तों भारत को। ध्यान रखिएगा। फैक्ट को देखते हैं दोस्तों। श्रीलंका ने कोलंबो पोर्ट के वेस्टर्न कंटेनर टर्मिनल के विकास का ठेका भारत को दे दिया है, और टर्मिनल का विकास भारत और जापान के साथ बनी एक संयुक्त उद्यम कंपनी द्वारा किया जाएगा। श्रीलंका यह परियोजना 35 साल के पट्टे पर देगा। ध्यान रखिएगा आप दोस्तों। हाल ही में किस देश ने तरलीकृत प्राकृतिक गैस एलएनजी यानी कि लिक्विफाइड नेचुरल गैस इसको बोला जाता है दोस्तों, को लेकर कतर के साथ 10 साल का समझौता किसने किया है? तो दोस्तों ये किया है पाकिस्तान ने। ध्यान रखिएगा। हाल ही में किस देश ने सार्वजनिक जगहों पर बुर्का पहनने पर रोक लगा दी है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये किस देश ने लगाई है सार्वजनिक जगहों पर बुर्का पहनने पर रोक? तो ये लगाई है दोस्तों स्विट्जरलैंड ने। ये आप ध्यान रखिएगा। ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने किस देश के साथ अपने रक्षा सहयोग को निलंबित कर दिया है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने किस देश के साथ अपने रक्षा सहयोग को निलंबित किया है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये है म्यांमार के साथ। ध्यान रखिएगा दोस्तों। फैक्ट को देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने म्यांमार के साथ अपने रक्षा सहयोग को निलंबित कर दिया है और उस मानवीय सहायता को पुनर्निर्देशित करने का फैसला किया है जो ऑस्ट्रेलिया म्यांमार की सरकार को प्रदान कर रहा था। यह निर्णय म्यांमार की सरकार के तख्तापलट और म्यांमार में ऑस्ट्रेलियाई नागरिक को हिरासत में लेने के बाद लिया गया है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों फैक्ट को भी। और ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने अपने रक्षा सहयोग को निलंबित कर दिया है म्यांमार के साथ। ध्यान रखिएगा। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर में प्रतिवर्ष अनुमानतः कितने प्रतिशत खाद्य उत्पादन बर्बाद हो जाता है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, यूएन की रिपोर्ट के अनुसार 17% दुनिया भर में हर वर्ष खाद्य उत्पादन बर्बाद हो जाता है। ये आप ध्यान रखिएगा दोस्तों। हाल ही में किस देश ने खराब मिलावटी सामान बेचने और फर्जी ऑफर देने को लेकर 184 चीनी वेबसाइटों को बंद कर दिया है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, किस देश ने किया है ऐसा किया है दोस्तों सऊदी अरब ने। ध्यान रखिएगा, सऊदी अरब ने अपने यहाँ 184 चीनी वेबसाइटों को बंद कर दिया है क्योंकि उनके द्वारा खराब मिलावटी सामान बेचने और फर्जी ऑफर देने के आरोप लगाए जा रहे थे। स्विट्जरलैंड के बाद अब किस देश ने बुर्का पहनने पर प्रतिबंध लगाने का फैसला लिया है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, अभी हाल ही में किसने प्रतिबंध लगाया था बुर्का पहनने पर? स्विट्जरलैंड ने। और इसके बाद अब किसने लगा दिया है? श्रीलंका ने भी दोस्तों लगा दिया है बुर्का पहनने पर प्रतिबंध सार्वजनिक स्थानों पर। ध्यान रखिएगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने किस अमेरिकी दवा कंपनी की सिंगल डोज को कोरोना वैक्सीन के आपातकालीन इस्तेमाल की मंजूरी दी है अभी हाल ही में? ध्यान रखिएगा दोस्तों, WHO ने ये दी है दोस्तों जॉनसन एंड जॉनसन को। ध्यान रखिएगा किसको दी है?
जॉनसन एंड जॉनसन को। फैक्ट को देखते हैं दोस्तों। WHO की मंजूरी के बाद इस वैक्सीन को अब अंतर्राष्ट्रीय कोवैक्स मुहिम के तहत गरीब देशों को सप्लाई किया जा सकता है जिन तक अभी तक कोई भी वैक्सीन नहीं पहुंची है। ध्यान रखिएगा आप दोस्तों, WHO ने ये अनुमति दे दी है। हाल ही में किस देश ने दुनिया का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर फार्म बनाने की घोषणा की है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, किसने की है अभी दुनिया का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर फार्म यानी कि सोलर लाइट? तो ये की है दोस्तों सिंगापुर ने। ध्यान रखिएगा। फैक्ट को देखते हैं दोस्तों। सिंगापुर सरकार 2025 तक सौर ऊर्जा के उपयोग को 4 गुना बढ़ाने का लक्ष्य लेकर चल रही है। ये भी आप ध्यान रखिएगा फैक्ट को भी। पूर्वी अफ्रीकी देश केन्या ने अपने किस पड़ोसी देश के साथ समुद्री सीमा विवाद पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की कार्रवाई में भाग लेने से इनकार किया है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की कार्रवाई में भाग लेने से किसने इनकार किया? अभी हाल ही में किया है दोस्तों सोमालिया ने। ध्यान रखिएगा, केन्या के साथ इसका विवाद चल रहा है और इसमें सोमालिया ने अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कार्रवाई में भाग लेने से इनकार कर दिया है हाल ही में। ध्यान रखिएगा। फैक्ट को देखते हैं दोस्तों। सोमालिया और केन्या के बीच हिंद महासागर में समुद्री सीमा के परिसीमन को लेकर विवाद है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की अगर स्थापना की बात करें तो दोस्तों ध्यान रखिएगा 1945 में संयुक्त राष्ट्र चार्टर के द्वारा की गई है। फैक्ट को भी आप ध्यान रखिएगा। रक्षा मामलों की वेबसाइट मिलिट्री डायरेक्ट के एक अध्ययन के अनुसार दुनिया में सबसे ताकतवर सेना किस देश की है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, सबसे ताकतवर सेना किस देश की है? ये है दोस्तों चीन की। ध्यान रखिएगा। और मिलिट्री डायरेक्टर वेबसाइट के अनुसार सबसे ताकतवर सेना किसकी है? चीन की है। फैक्ट को देखते हैं दोस्तों। स्टडी में कहा गया है कि आर्मी पर भारी भरकम पैसा खर्च करने वाला अमेरिका दूसरे नंबर पर है और इसके बाद तीसरे स्थान पर रूस है और भारत का स्थान ध्यान रखिएगा दोस्तों इस रिपोर्ट में चौथे स्थान पर है भारत। तो दूसरे पर कौन है? अमेरिका है और तीसरे पर रूस है और भारत चौथे स्थान पर है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, पहले स्थान पर चीन है। पुरस्कार एवं सम्मान में देखते हैं दोस्तों क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। हाल ही में किस अभिनेता को इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म आर्काइव्स यानी कि FIAF द्वारा सम्मान किया गया है? तो दोस्तों ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये किया गया है अमिताभ बच्चन को। ध्यान रखिएगा दोस्तों। फैक्ट को देखते हैं। अमिताभ बच्चन भारतीय सिनेमा के पहले शख्स हैं जिन्हें विश्व फिल्म जगत में उनके योगदान के लिए FIAF पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। ध्यान रखिएगा दोस्तों, कौन से पुरस्कार से? FIAF पुरस्कार से सम्मानित किसको किया गया है? अमिताभ बच्चन को। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने किस वरिष्ठ साहित्यकार को भारत भारती सम्मान देने की घोषणा की है? तो दोस्तों ध्यान रखिएगा इनके नाम को, डॉक्टर सूर्य बाला। डॉक्टर सूर्य बाला को उत्तर प्रदेश सरकार ने भारत भारती सम्मान देने की घोषणा की है। फैक्ट को देखते हैं दोस्तों। मेरे संधि पत्र से लेकर कौन देश को वासी वेणु की डायरी लिखने वाली मुंबई के वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर सूर्य बाला को उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान ने वर्ष 2019 के पुरस्कार के लिए 5 लाख रुपए की राशि वाले भारत भारती सम्मान से सम्मानित किया है। भारत भारती उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का सबसे बड़ा साहित्यिक पुरस्कार है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। और पुरस्कार में भारत भारती सम्मान के रूप में स्मृति चिन्ह है, अंग वस्त्रम और 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। आप ये भी आप ध्यान रखिएगा। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री को कैम्ब्रिज एनर्जी रिसर्च एसोसिएट द्वारा वैश्विक ऊर्जा और पर्यावरण नेतृत्व पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये पुरस्कार किसको दिया गया है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ये पुरस्कार दिया गया है। ध्यान रखिएगा। और फैक्ट को देखते हैं दोस्तों। भारत के प्रधानमंत्री को यह पुरस्कार देश और दुनिया की भावी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने हेतु सतत विकास के विस्तार की उनकी प्रतिबद्धता के लिए दिया गया है। इस पुरस्कार को दिए जाने की शुरुआत वर्ष 2016 में हुई थी। यह पुरस्कार वैश्विक ऊर्जा और पर्यावरण के भविष्य के प्रति समर्पित नेतृत्व का सम्मान करने के लिए दिया जाता है। ध्यान रखिएगा दोस्तों फैक्ट को भी। भारतीय संस्कृति मंत्रालय ने वर्ष 2020 के लिए गांधी शांति पुरस्कार किनको प्रदान करने के लिए निर्णय लिया है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, वर्ष 2020 के लिए गांधी शांति पुरस्कार किनको दिया गया है? तो ये दिया गया है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, बंग बंधु शेख मुजीबुर रहमान। नाम को आप इनके ध्यान रखिएगा, बंग बंधु जो कहे जाते थे, नाम इनका शेख मुजीबुर रहमान। फैक्ट को देखते हैं दोस्तों। वर्ष 2020 के लिए गांधी शांति पुरस्कार बांग्लादेश के राष्ट्रपति बंग बंधु शेख मुजीबुर रहमान को प्रदान किया गया है। ध्यान रखिएगा फैक्ट को भी दोस्तों। 67वें नेशनल अवार्ड समारोह में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, 67वें नेशनल अवार्ड में
किस फिल्म को सबसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिला है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये मिला है छिछोरे को, ध्यान रखिएगा। 67 नेशनल अवार्ड समारोह में किस अभिनेत्री को नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, 67वें नेशनल अवार्ड में किस अभिनेत्री को सम्मानित किया गया है? दोस्तों ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये बनी है कंगना रनौत को नेशनल अवार्ड दिया गया है 67 नेशनल अवार्ड में, अभिनेत्री के मामले में कंगना रनौत। आर्थिक परिदृश्य में देखते हैं दोस्तों क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। चीन ने पिछले वर्ष के अनुसार अपने रक्षा बजट में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी की है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, चीन ने अपना रक्षा बजट कितने प्रतिशत बढ़ा दिया है? तो ये बढ़ा दिया है दोस्तों 6.8%। चीन ने इस बार, चीन ने रक्षा बजट अब 209 अरब डॉलर कर दिया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 6.8% अधिक है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, कितना बढ़ाया है? 6.8% को बढ़ा। ईपीएफओ ने वर्ष 2020-21 के दौरान कर्मचारी भविष्य निधि जमा पर ब्याज दरों को कितने प्रतिशत बनाए रखने का फैसला किया है? तो ये किया है दोस्तों, इसने 8.5% बनाए रखने का फैसला किया है। ईपीएफओ यानी कि दोस्तों इसको क्या बोला जाता है? एम्प्लॉयड प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, ध्यान रखिएगा। महिला उद्यमियों को समर्थन और सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से किस बैंक ने हाल ही में स्टार्टअप उन्नति नाम से एक कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, किस बैंक ने की है स्टार्टअप उन्नति नाम से प्रोग्राम की शुरुआत? एचडीएफसी बैंक ने की है। ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, किस बैंक ने? एचडीएफसी बैंक ने की है, महिला उद्यमियों को समर्थन और सहायता प्रदान करने के लिए। केंद्रीय कैबिनेट ने बीमा क्षेत्र में विदेशी निवेश एफडीआई की सीमा 49% से बढ़ाकर कितने प्रतिशत करने के लिए बीमा कानून 1938 में संशोधन को मंजूरी दी है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये अब कितने प्रतिशत कर दिया गया है बीमा क्षेत्र में? 74%। ध्यान रखिएगा दोस्तों, 49% से बढ़ाकर 74% एफडीआई को मंजूरी मिल गई है बीमा क्षेत्र में, ध्यान रखिएगा। विश्व बैंक ने बांग्लादेश की मदद के लिए कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर की मंजूरी दी है अभी हाल ही में? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, विश्व बैंक ने बांग्लादेश की मदद के लिए कितने अमेरिकी डॉलर की मंजूरी दी हाल ही में? तो दी है दोस्तों 200 मिलियन डॉलर की, ध्यान रखिएगा। फैक्ट को देखते हैं दोस्तों, इस राशि का उपयोग निम्न आय वाले शहरी युवाओं को सहायता और सेवा प्रदान करने के लिए किया जाएगा जो कोविड-19 महामारी से प्रभावित हुए हैं और प्रवासी जो अपनी नौकरियां खो चुके हैं या कोविड-19 महामारी के बीच देश लौटना पड़ा है। यह परियोजना लगभग 2 लाख प्रवासियों को मदद करेगी। इससे उन्हें दोबारा प्रवास की तैयारी करने में भी मदद मिलेगी, ध्यान रखिए आप दोस्तों फैक्ट को भी। भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में किस बैंक पर 2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, किस बैंक पर लगाया है 2 करोड़ रुपए का जुर्माना भी हाल ही में? तो दोस्तों ये लगाया है एसबीआई पर हाल ही में, ध्यान रखिएगा एसबीआई पर। यह जुर्माना बैंक नियमन कानून के उल्लंघन करने के चलते लगाया गया है। आरबीआई का कहना है कि एसबीआई ने बैंक कर्मचारियों को भुगतान करते समय जारी निर्देशों का पालन नहीं किया है, जिसके चलते उन पर यह जुर्माना लगाया गया है, ध्यान रखिएगा दोस्तों फैक्ट को भी। फिच रेटिंग ने अगले वर्ष 2021 और 22 के लिए भारत की वृद्धि दर का अनुमान बढ़ाकर अब कितने प्रतिशत कर दिया है? तो ये दोस्तों ध्यान रखिएगा, फिच द्वारा 2021 और 22 के लिए अनुमान कितना कर दिया गया है? 12.8% कर दिया गया है, ध्यान रखिएगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने फेड बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड मुंबई पर कितने लाख रुपए का जुर्माना लगाया है हाल ही में? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, आरबीआई द्वारा कितने लाख रुपए का लगाया गया है? ये लगाया गया है दोस्तों 15 लाख रुपए का जुर्माना फेड बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड मुंबई पर अभी हाल ही में। केंद्र सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि में होने वाली जमा की कर मुक्त ब्याज की वार्षिक सीमा को बढ़ाकर 2.5 लाख से कितना कर दिया है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, 2.5 लाख से बढ़ाकर कितना कर दिया है? ये कर दिया है दोस्तों 5 लाख रुपए, ध्यान रखिएगा। योजनाएं व राज्य विशेष में देखते हैं दोस्तों क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने निजी क्षेत्र की नौकरियों में 75% राज्य के युवाओं को आरक्षण को मंजूरी दी है अभी हाल ही में? तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, 75% निजी क्षेत्र की नौकरियों में आरक्षण को कहाँ मंजूरी दी गई है? तो ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, आंसर है हरियाणा। हरियाणा राज्य ने ऐसा किया है। फैक्ट को देखते हैं, हरियाणा सरकार ने निजी क्षेत्र में अब स्थानीय लोगों को 75% आरक्षण दे दिया है। हरियाणा के राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य ने विधेयक को मंजूरी दे दी है और इस विधेयक के दायरे में राज्य की निजी कंपनियां, सोसाइटी, ट्रस्ट, साझेदारी फर्म आएंगे दोस्तों, ये भी आप ध्यान रखिएगा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय से अपील की है कि उसे कोविड-19 महामारी से कमजोर हो चुकी
अपनी अर्थव्यवस्था को पुनः सुदृढ़ करने के लिए अरावली हिल्स में उत्खनन करने के लिए अनुमति दी जाए। तो ऐसा किया है दोस्तों हरियाणा राज्य ने, ध्यान रखिएगा आप। फैक्ट को देखते हैं दोस्तों। अरावली का विस्तार गुजरात के हिम्मतनगर से शुरू होकर हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली तक है, ध्यान रखिएगा। तो हरियाणा ऐसा किया है, सर्वोच्च न्यायालय से अपील की है दोस्तों कि अरावली हिल्स में वह उत्खनन करने की अनुमति दी जाए, क्योंकि जो अर्थव्यवस्था कमजोर हो चुकी है उसको पुनः सुदृढ़ किया जा सके हरियाणा द्वारा। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने जिस राज्य की सीतागढ़ी हिल्स के जुलजुल पहाड़ के पास एक टीले के नीचे दफन बौद्ध मठ की खोज की है, तो ये किस राज्य में किया है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये झारखंड राज्य में किया गया है, ध्यान रखिएगा आप। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गैरसैंण को राज्य का नया प्रशासनिक मंडल घोषित किया है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, गैरसैंण को किसने मंडल बनाया है अभी हाल ही में? उत्तराखंड राज्य ने नया मंडल बना दिया है गैरसैंण को, ध्यान रखिएगा। फैक्ट को देखते हैं दोस्तों। हाल ही में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने गैरसैंण को राज्य का नया प्रशासनिक मंडल घोषित किया है। इसके साथ ही कुमाऊं गढ़वाल के बाद यह उत्तराखंड का तीसरा मंडल बन गया है, ध्यान रखिएगा फैक्ट को भी। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने पार्टी विधायकों की नाराजगी के बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये किसने दिया है? तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत द्वारा इस्तीफा दे दिया गया है अभी हाल ही में। त्रिवेंद्र सिंह रावत द्वारा इस्तीफा दे दिया गया है, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री थे ये। और इनके बाद कौन बन गए हैं दोस्तों मुख्यमंत्री, ये भी देखते हैं। तीरथ सिंह रावत ने हाल ही में किस राज्य के 10वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, उत्तराखंड। तो अब नए कौन बन गए हैं? तीरथ सिंह रावत, इनके नाम को आप ध्यान रखिएगा। तीरथ सिंह रावत अब नए मुख्यमंत्री बन गए हैं उत्तराखंड के। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस योजना के तहत गोल्डन कार्ड बनाने के लिए एक अभियान शुरू किया है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, गोल्डन कार्ड बनाने का एक अभियान उत्तर प्रदेश में किसके तहत शुरू किया गया? आयुष्मान भारत योजना के तहत, ध्यान रखिएगा। फैक्ट को देखते हैं दोस्तों। उत्तर प्रदेश सरकार राज्य भर में आयुष्मान भारत योजना के तहत गोल्डन कार्ड बनाने के लिए एक अभियान शुरू करेगी। इस अभियान का उद्देश्य राज्य भर में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के बारे में जागरूकता फैलाना और लाभार्थियों, विशेष रूप से ग्रामीण और दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को सक्षम बनाना रहेगा, ध्यान रखिएगा। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने देश भर में 112 सबसे प्रदूषित स्थलों में से किस राज्य को पहला स्थान दिया है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, किस राज्य को पहला स्थान मिला है इसमें? ओडिशा राज्य को सबसे पहला स्थान मिला गया है। सबसे प्रदूषित स्थलों में से ओडिशा राज्य को पहला स्थान मिला गया है। फैक्ट को देखते हैं। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने देश के 112 सबसे प्रदूषित स्थलों में से ओडिशा को पहला स्थान दिया है, ध्यान रखिएगा। और उत्तर प्रदेश को दूसरा स्थान दिया गया है और दिल्ली को इस सूची में तीसरा स्थान मिला है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। पर्यावरण मंत्रालय के अनुसार प्रदूषित स्थल ऐसे स्थल है जहां कूड़े कचरे में विषैले और खतरनाक पदार्थों की मात्रा अत्यधिक होने से आसपास रहने वालों की सेहत पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है। फैक्ट को भी आप ध्यान रखिएगा दोस्तों। तो सबसे प्रदूषित राज्य कौन सा हो गया है? ओडिशा, ध्यान रखिएगा आप दोस्तों इस रिपोर्ट के अनुसार। हाल ही में किस राज्य में पहला वन चिकित्सा केंद्र खोला गया है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, किस राज्य में खोला गया है? ये खोला गया है दोस्तों उत्तराखंड राज्य में, पहला वन चिकित्सा केंद्र। फैक्ट को देखते हैं दोस्तों। उत्तराखंड में पहला वन चिकित्सा केंद्र खोला गया है। उत्तराखंड वन अनुसंधान की तरफ से कालिका रिसर्च सेंटर के पीछे जंगल में जापानी तकनीक पर आधारित देश के पहले हीलिंग सेंटर वन चिकित्सा केंद्र की स्थापना की गई है। यहाँ तनावग्रस्त लोग प्रकृति के बीच रहकर अपने तनाव से मुक्ति पा सकते हैं, ध्यान रखिएगा दोस्तों आप। और सेंटर बनाने का उद्देश्य तनावग्रस्त लोगों को तनाव से बाहर निकालने के साथ ही लोगों में जंगलों के प्रति लगाव पैदा करना रहेगा, ध्यान रखिएगा। और ये उत्तराखंड में खोला गया है। हाल ही में किस राज्य को भूमि रिकॉर्ड डिजिटलीकरण करने में शीर्ष स्थान दिया गया है अभी हाल ही में? तो ये कहाँ मिला है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। मध्य प्रदेश को पहला स्थान मिला है भूमि रिकॉर्ड डिजिटलीकरण करने में, ध्यान रखिएगा। फैक्ट को देखते हैं दोस्तों। मध्य प्रदेश को भूमि रिकॉर्ड डिजिटलीकरण करने में शीर्ष स्थान मिला है और इसके बाद पश्चिम बंगाल है और इसके बाद दोस्तों ओडिशा और फिर महाराष्ट्र और फिर तमिलनाडु का स्थान रहा है। फैक्ट को भी आप ध्यान रखिएगा। ये हाल ही में किस राज्य सरकार ने पिछले 10 वर्षों में सड़क किनारे बसाए सभी धार्मिक स्थलों को हटाने का निर्देश दिया है अभी हाल ही में? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये कहाँ दिया गया है? तो उत्तर प्रदेश में ऐसा निर्देश दिया गया है, जो कि पिछले 10 वर्षों में सड़क किनारे सभी धार्मिक स्थल बसाए गए हैं उनको हटाने का निर्देश दिया गया है, ध्यान रखिएगा आप। उत्तर प्रदेश सरकार ने, योगी सरकार ने। हाल ही में किस राज्य में काला नमक चावल महोत्सव आयोजित किया गया है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, काला नमक महोत्सव चावल
हाल ही में कहाँ आयोजित किया गया है? तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये उत्तर प्रदेश में आयोजित किया गया है। फैक्ट को देखते हैं दोस्तों। झांसी के स्ट्रॉबेरी और लखनऊ के गुड़ महोत्सव की तर्ज पर ही सिद्धार्थनगर में 3 दिवसीय काला नमक चावल महोत्सव आयोजित किया गया है। ध्यान रखिएगा आप दोस्तों। हाल ही में वनवासी समागम का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, वनवासी समागम का आयोजन किस राज्य में किया गया है हाल ही में? तो ये किया गया है दोस्तों उत्तर प्रदेश में ही किया गया है। फैक्ट को देखते हैं। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में वनवासी समागम का आयोजन किया गया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मुख्य अतिथि के रूप में इस समागम में भाग लिया है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, मुख्य अतिथि कौन थे इसमें? तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी इसमें मुख्य अतिथि थे और उन्होंने इसमें भाग लिया। राष्ट्रपति ने सेवा कुंज आश्रम के नवनिर्मित भवन का भी उद्घाटन किया है। सोनभद्र उत्तर प्रदेश भारत का दूसरा सबसे बड़ा जिला भी है, ये भी आप ध्यान रखिएगा दोस्तों फैक्ट को। हाल ही में केंद्रीय रेल मंत्री ने सूचित किया है कि जम्मू कश्मीर में किस नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा रेल पुल अपने निर्माण के अंतिम चरण में है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये किस नदी पर है जम्मू कश्मीर में? तो ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये चिनाब नदी पर बनाया जा रहा है, जो कि विश्व का सबसे ऊंचा रेल पुल बन जाएगा। बनने के बाद ये अपने अंतिम चरणों में है। इस समय फैक्ट को देखते हैं दोस्तों। जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा रेल पुल अपने निर्माण के अंतिम चरणों में है। जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में बनाया जा रहा है रेलवे पुल नदी तल से 359 मीटर ऊंचा होगा। और दोस्तों ध्यान रखिएगा, पेरिस के सुप्रसिद्ध एफिल टावर से भी 30 मीटर ऊंचा होगा। ध्यान रखिएगा। ये झारखंड कैबिनेट ने स्थानीय लोगों के निजी क्षेत्र की इकाइयों में कितने प्रतिशत नौकरियों को आरक्षित करने संबंधी रोजगार नीति को मंजूरी दी है हाल ही में? तो कितने प्रतिशत आरक्षण किया है दोस्तों? ध्यान रखिएगा, ये किया है दोस्तों, ध्यान रखिएगा 75%। फैक्ट को देखते हैं दोस्तों। हेमंत सोरेन की सरकार वाले इस कैबिनेट ने बेरोजगारों को जीवन यापन भत्ता देने और प्राइवेट सेक्टर में 75% तक आरक्षण के प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान कर दिया झारखंड में। ध्यान रखिएगा आप दोस्तों फैक्ट को भी। हाल ही में मध्य प्रदेश और किस राज्य के मुख्यमंत्रियों द्वारा केन बेतवा लिंक परियोजना को लागू करने हेतु एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए अभी हाल ही में? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, केन बेतवा लिंक परियोजना के द्वारा मध्य प्रदेश और किसके उत्तर प्रदेश के बीच अभी हाल ही में समझौता हुआ है और उस पर हस्ताक्षर हुए हैं। ध्यान रखिएगा आप। झारखंड सरकार ने स्वास्थ्य कर्मचारियों को कितने महीने का अतिरिक्त वेतन देने की घोषणा की है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, झारखंड सरकार ने स्वास्थ्य कर्मियों को कितने महीने का अतिरिक्त वेतन देने की घोषणा की है हाल ही में? ये की है दोस्तों, इन्होंने 1 महीने के वेतन को देने की घोषणा की है अतिरिक्त। फैक्ट को देखते हैं दोस्तों। झारखंड के स्वास्थ्य विभाग ने कोविड-19 महामारी शुरू होने के समय दिन रात काम कर रहे फ्रंटलाइन स्वास्थ्य कर्मियों को 1 महीने का अतिरिक्त वेतन देने की घोषणा हाल ही में की है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों आप फैक्ट को भी। हाल ही में किस राज्य सरकार ने खेलों के प्रति बच्चों को आकर्षित करने के लिए 100 नर्सरी एकेडमी खोलने की घोषणा की है अभी हाल ही में? तो ये की है दोस्तों राजस्थान राज्य ने। ध्यान रखिएगा आप। फैक्ट को देखते हैं दोस्तों। राजस्थान सरकार बच्चों को खेलों के प्रति और आकर्षित करने के लिए राज्य में 100 नर्सरी खेल एकेडमी स्थापित करेगी। ध्यान रखिएगा आप दोस्तों फैक्ट को भी। हाल ही में किस राज्य सरकार ने पीड़ित जानवरों को पशु स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए भारत का पहला एम्बुलेंस नेटवर्क स्थापित करने की घोषणा की है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये किस राज्य ने की है? आंध्र प्रदेश राज्य ने। ध्यान रखिएगा दोस्तों, एनिमल एम्बुलेंस के लिए दोस्तों इन्होंने पहली एम्बुलेंस नेटवर्क स्थापित की है आंध्र प्रदेश राज्य द्वारा। फैक्ट को देखते हैं दोस्तों। आंध्र प्रदेश काफ़ी समय से जानवरों की मदद के लिए नए नए स्टेप लेती आई है और इस प्लान के तहत राज्य में 175 मोबाइल एम्बुलेंस शुरू करी गई है। ध्यान रखिएगा आप दोस्तों। खेल परिदृश्य में देखते हैं दोस्तों क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। इंस्टाग्राम पर 100 मिलियन फॉलोअर पाने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर कौन बन गए हैं? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये कौन बन गए हैं? विराट कोहली इंस्टाग्राम पर 100 मिलियन फॉलोअर पाने वाले पहले क्रिकेटर बन गए हैं। ध्यान रखिएगा आप। हाल ही में चैंपियन एंड वेटरन समिति का अध्यक्ष किसको चुना गया है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये किसको चुना गया है? ये चुना गया है MC मैरी कॉम को। ध्यान रखिएगा आप दोस्तों। फैक्ट को देखते हैं। 6 बार की विश्व चैंपियन MC मैरी कॉम को अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ की चैंपियंस एंड वेटरन समिति का अध्यक्ष चुन लिया गया है। विश्व संस्था ने पिछले साल इस पैनल का गठन किया था। ध्यान रखिएगा आप। किस भारतीय पहलवान ने हाल ही में महिलाओं के 53 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये किसने जीता है अभी हाल ही में? ये जीता है विनेश फोगाट ने। फैक्ट को देखते हैं दोस्तों। हाल ही में यूक्रेन के कीव में आयोजित 24वीं यूक्रेनियन
रेसलर्स एंड कोचेस मेमोरियल में महिलाओं के 53 किलोग्राम वर्ग में भारतीय पहलवान विनेश फोगाट ने स्वर्ण पदक जीत लिया है। विनेश फोगाट ने फाइनल में विश्व के 7वें नंबर की पहलवान बेलारूस की वेनेसा कलादजिस्काया को 10-8 से हराया है। ध्यान रखिएगा आप दोस्तों। T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में युवराज सिंह के बाद लगातार 6 गेंद पर 6 छक्के मारने वाला विश्व का दूसरा खिलाड़ी कौन बन गया है? तो दोस्तों ये कौन बन गया है हाल ही में? नाम है इनका दोस्तों किरोन पोलार्ड। ध्यान रखिएगा आप इनके नाम को। किरोन पोलार्ड दूसरे नंबर के खिलाड़ी बन गए हैं जिसने कि T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 6 गेंदों पर 6 छक्के का विश्व रिकॉर्ड बना दिया है। फैक्ट को देखते हैं दोस्तों। किरोन पोलार्ड ने एंटीगा में श्रीलंका के खिलाफ पहले T20 इंटरनेशनल में 1 ओवर में 6 छक्के मारने का कारनामा किया है। पोलार्ड यह उपलब्धि हासिल करने वाले T20 इंटरनेशनल के इतिहास में केवल दूसरे बल्लेबाज बने हैं। ध्यान रखिएगा। सबसे पहले यह कारनामा भारत के युवराज सिंह ने किया था। उन्होंने 2007 में T20 विश्व कप के दौरान इंग्लैंड के खिलाफ 1 ओवर में 6 गेंदों में 6 छक्के जड़े थे। दूसरे नंबर के खिलाड़ी ये बन गए हैं दोस्तों। ध्यान रखिएगा किरोन पोलार्ड। दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट बोर्ड ने जिसे टेस्ट टीम का नया कप्तान बनाया है तो उनका नाम क्या है? तो दोस्तों नाम है उनका डीन एल्गर। ध्यान रखिएगा इनको भी हाल ही में दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट बोर्ड ने टेस्ट टीम का नया कप्तान बना दिया है। हाल ही में भारतीय क्रिकेट टीम के जिस तेज गेंदबाज ने अंतर्राष्ट्रीय और फर्स्ट क्लास क्रिकेट से संन्यास लिया है उनका नाम क्या है? तो इनका नाम है दोस्तों आर विनय कुमार। नाम को आप इनके ध्यान रखिएगा, आर विनय कुमार। किस कंपनी ने भारतीय क्रिकेटर रोहित शर्मा को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो ये दोस्तों ध्यान रखिएगा किस कंपनी ने किया है? तो दवा क्षेत्र की ग्लेनमार्क फार्मा द्वारा रोहित शर्मा को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। फैक्ट को देखते हैं दोस्तों। दवा क्षेत्र की प्रमुख कंपनी ग्लेनमार्क फार्मा ने कहा है कि उसने क्रिकेटर रोहित शर्मा को अपने कैंडिड पाउडर उत्पाद के लिए उसने रोहित शर्मा को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। ध्यान रखिएगा आप दोस्तों। कैंडिड पाउडर उत्पाद के लिए रोहित शर्मा को ग्लेनमार्क द्वारा ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है रोहित शर्मा को। महिला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन पूरे करने वाली दुनिया की दूसरी और भारत की पहली महिला क्रिकेटर कौन बन गई है? तो ये दोस्तों कौन बन गई है? मिताली राज। ध्यान रखिएगा आप, मिताली राज। वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड ने हाल ही में टेस्ट टीम का नया कप्तान किसको नियुक्त किया है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों किसको नियुक्त किया गया है वेस्ट इंडीज द्वारा? टेस्ट टीम का नया कप्तान क्रेग ब्रेथवेट। नाम है इनका क्रेग ब्रेथवेट। ध्यान रखिएगा आप दोस्तों। और ये वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड के टेस्ट टीम के नए कप्तान बना दिए गए हैं। टेस्ट क्रिकेट में दोहरा शतक बनाने वाले अफगानिस्तान के पहले बल्लेबाज कौन बन गए हैं? तो नाम क्या है दोस्तों इनका? हसमतुल्ला शाहिदी। ध्यान रखिएगा दोस्तों ये अफगानिस्तान के बल्लेबाज हैं और टेस्ट क्रिकेट में दोहरा शतक बनाने वाले अफगानिस्तान के पहले बल्लेबाज बन गए हैं हसमतुल्ला शाहिदी। हाल ही में किस भारतीय महिला पहलवान ने मार्टियो पेलिकोन रैंकिंग कुश्ती में फाइनल में जीत दर्ज कर 65 किलोग्राम भार में विश्व की नंबर 1 पहलवान बन गई हैं? ध्यान रखिएगा दोस्तों ये कौन बनी है? विनेश फोगाट। नाम को आप इनके ध्यान रखिएगा, ये बनी है विनेश फोगाट। फैक्ट को देखते हैं दोस्तों। इस टूर्नामेंट में उतरने से पहले विनेश तीसरे रैंक पर थी, लेकिन 6 मार्च को गोल्ड मेडल जीतकर उन्होंने 14 अंक हासिल कर शीर्ष स्थान पर काबिज हो गई है वह। और एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली विनेश फोगाट पहली भारतीय महिला पहलवान है। ये भी आप ध्यान रखिएगा फैक्ट को दोस्तों। पीवी सिंधु ने स्विस ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट में कौन सा पदक हासिल किया है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों कौन सा पदक हासिल किया है पीवी सिंधु ने स्विस ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट में? तो इन्होंने किया है दोस्तों रजत पदक को हासिल। ध्यान रखिएगा कौन से पदक को? रजत पदक को हासिल किया है इन्होंने। भारतीय क्रिकेट टीम के किस पूर्व कप्तान को भारतीय पेशेवर गोल्फ टूर PGTI के बोर्ड में सदस्य के रूप में चुन लिया गया है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों किसको चुना गया है? ये दोस्तों ध्यान रखिएगा कपिल देव को चुन लिया गया है पेशेवर गोल्फ टूर किस बोर्ड के सदस्य के रूप में। ध्यान रखिएगा आप दोस्तों। भारत के लिए T20 क्रिकेट में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले बॉलर कौन बन गए हाल में? तो कौन बन गए हैं दोस्तों T20 क्रिकेट में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले बॉलर? ये बन गए हैं दोस्तों। नाम को इनके ध्यान रखिएगा, युजवेंद्र चहल। नाम है इनका दोस्तों युजवेंद्र चहल। नाम को आप इनके ध्यान रखिएगा। फैक्ट को देखते हैं दोस्तों। चहल T20 फॉर्मेट में जसप्रीत बुमराह को पछाड़कर इंडिया के लिए सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं। इस विकेट के साथ ही इंटरनेशनल T20 में चहल के विकेटों की संख्या
60 हो गई है और T20 इंटरनेशनल में जसप्रीत बुमराह 50 मैचों में 59 विकेट ले चुके हैं। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा फैक्ट को भी। हाल ही में कौन सी भारतीय महिला क्रिकेटर वनडे क्रिकेट में 7,000 रन बनाने वाली दुनिया की पहली क्रिकेटर बन गई हैं? तो कौन बन गई हैं दोस्तों? ये बन गई हैं दोस्तों मिताली राज। ध्यान रखिएगा नाम को इनके, मिताली राज। दोस्तों 7,000 रन बनाने वाली दुनिया की पहली महिला क्रिकेटर बन गई है वनडे क्रिकेट में। फैक्ट को देखते हैं दोस्तों। भारत की कप्तान मिताली राज ने बड़ी उपलब्धि हासिल की है। वह महिला वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में 7,000 रन बनाने वाली पहली क्रिकेटर बन गई हैं। उन्होंने लखनऊ में साउथ अफ्रीका के खिलाफ चौथे वनडे के दौरान अपने 213वें मैच में इस आंकड़े को पूरा किया। तो फैक्ट को भी आप दोस्तों ध्यान रखिएगा। हाल ही में कौन सा भारतीय क्रिकेटर अंतर्राष्ट्रीय T20 क्रिकेट में 3,000 रन बनाने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए हैं? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों 3,000 रन बनाने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं अंतर्राष्ट्रीय T20 में? ये बन गए हैं दोस्तों विराट कोहली। ध्यान रखिएगा आप। भारत की किस अंतर्राष्ट्रीय महिला तलवारबाज ने इस साल 23 जुलाई से शुरू होने वाले टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर लिया है? तो नाम क्या है इनका दोस्तों? ध्यान रखिएगा भवानी देवी नाम है इनका दोस्तों, और इन्होंने हाल ही में टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है, भवानी देवी। हाल ही में किसने पटियाला में चल रहे 24वें फेडरेशन कप सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में महिलाओं की 100 मीटर की दौड़ में स्वर्ण पदक जीता है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों ये किसने जीता है स्वर्ण पदक 100 मीटर की दौड़ में? नाम है इनका धन लक्ष्मी। ध्यान रखिएगा नाम को इनके दोस्तों क्या है। तो देखते हैं दोस्तों धन लक्ष्मी ने फाइनल दौड़ को 11.39 सेकंड के समय पूरा किया है और पहले स्थान पर रही है। वहीं दूती चंद नाम को इनके भी ध्यान रखिएगा दोस्तों 11.58 सेकंड के समय के साथ दूसरे स्थान पर रही हैं, जबकि युवा धाविका हिमा दास गलत शुरुआत की वजह से इस दौड़ से बाहर हो गई। ध्यान रखिएगा आप दोस्तों फैक्ट को भी। हाल ही में किस पूर्व क्रिकेटर खिलाड़ी को वर्ष 2020 के SJA ब्रिटिश स्पोर्ट्स जर्नलिज्म अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों किसको किया गया है सम्मानित? माइकल होल्डिंग। नाम क्या है इनका दोस्तों? माइकल होल्डिंग। फैक्ट को देखते हैं दोस्तों। वेस्टइंडीज के महान क्रिकेटर माइकल होल्डिंग को ब्लैक लाइव्स मैटर अभियान के समर्थन के लिए SJA ब्रिटिश खेल पत्रकारिता 2020 पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ विशेषज्ञ चुना गया है। होल्डिंग ने पिछले साल इंग्लैंड और वेस्टइंडीज के बीच सीरीज के दौरान नस्लवाद के खिलाफ मजबूत संदेश दिया था। उन्होंने कहा था कि अश्वेतों के योगदान को इतिहास में उन लोगों ने हटा दिया है जिन्होंने ऐसा इतिहास लिखा है। वे 1970 से 80 के दशक के वेस्टइंडीज के भयभीत करने वाले तेज गेंदबाज थे। ध्यान रखिएगा दोस्तों फैक्ट को भी। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की किस खिलाड़ी ने ऑस्ट्रेलिया की बेथ मूनी को पछाड़कर ICC T20 क्रिकेट में नंबर 1 बल्लेबाज की रैंकिंग हासिल कर ली है हाल ही में? तो ये किसने की है दोस्तों हाल ही में? भी शेफाली वर्मा ने। ध्यान रखिएगा दोस्तों शेफाली वर्मा नंबर 1 बल्लेबाज रैंकिंग हासिल कर ली है इन्होंने ICC T20 में। भारत के पैरा एथलीट सिंहराज ने 2021 पैरा निशानेबाजी विश्व कप में कौन सा पदक जीता है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों इन्होंने हाल ही में कौन सा पदक जीता है सिंहराज ने? तो ये जीता है दोस्तों स्वर्ण पदक। ध्यान रखिएगा। फैक्ट को देखते हैं दोस्तों। संयुक्त अरब अमीरात के अल इन में खेले जा रहे इस टूर्नामेंट में सिंहराज ने 10 मीटर एयर पिस्टल में यह खिताब जीता है। ध्यान रखिएगा दोस्तों। सौरभ चौधरी और मनु भाकर ने ISSF शूटिंग वर्ल्ड कप में 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम इवेंट में किस पदक को अपने नाम किया है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों किस पदक को इन्होंने अपने नाम किया है? ये किया है दोस्तों स्वर्ण पदक को अपने नाम सौरभ चौधरी और मनु भाकर ने, जो कि ISSF शूटिंग वर्ल्ड कप 10 मीटर में एयर पिस्टल में इन्होंने दोस्तों गोल्ड मेडल जीता है। ध्यान रखिएगा। नियुक्तियों में देखते हैं दोस्तों क्या क्या इंपॉर्टेंट नियुक्तियां हुई हैं। निम्न में से किसी पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी PDP के अध्यक्ष पद के लिए लगातार 5वीं बार किसे नियुक्त किया गया है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों किसे नियुक्त किया गया है? महबूबा मुफ्ती को। ध्यान रखिएगा आप दोस्तों महबूबा मुफ्ती को। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती को 3 साल के लिए फिर से सर्वसम्मति से पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का अध्यक्ष चुन लिया गया है। ध्यान रखिएगा आप दोस्तों। वरिष्ठ राजनयिक मनप्रीत वोहरा को किस देश में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों ये किस देश में नियुक्त किया गया है इनको मनप्रीत वोहरा को? ये दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में नियुक्त किया गया है हाल ही में। ध्यान रखिएगा आप।
प्रेस सूचना ब्यूरो पीआईबी के प्रधान महानिदेशक का पदभार अभी हाल ही में किसने संभाला है? तो दोस्तों ये किसने संभाला है? जयदीप भटनागर ने संभाला है। प्रेस सूचना ब्यूरो के प्रधान महानिदेशक का कार्यकाल को जयदीप भटनागर ने संभाला है, ध्यान रखिएगा आप। कौन व्यक्ति हाल ही में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के नए एमडी और सीईओ बने हैं? तो कौन बने हैं दोस्तों सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के नए एमडी और सीईओ? नाम है इनका दोस्तों माटम वेंकट राव। नाम को आप इनके ध्यान रखिएगा, माटम वेंकट राव। संसद टीवी के पहले मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो संसद टीवी है उसके पहले मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है रवि कपूर को। ध्यान रखिएगा आप, किसको नियुक्त किया गया है? रवि कपूर को। फैक्ट को देखते हैं दोस्तों, लोकसभा और राज्यसभा टीवी को मिलाकर संसद टीवी बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और इसके तहत भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस के सेवानिवृत्त अधिकारी रवि कपूर को 1 साल के लिए संसद टीवी का मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। रिटायर्ड आईएएस अधिकारी रवि कपूर 1986 बैच के असम मेघालय कैडर के हैं, ध्यान रखिएगा आप। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री मार्क रूटे ने चुनाव में लगातार चौथी बार जीत दर्ज की है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, इन्होंने चौथी बार जीत दर्ज कहाँ की है मार्क रूटे ने? तो ये किया दोस्तों, ध्यान रखिएगा, नीदरलैंड में। दोस्तों नीदरलैंड के प्रधानमंत्री बन गए और लगातार चौथी बार इन्होंने जीत दर्ज की है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के महानिदेशक के रूप में हाल ही में किसने पदभार संभाला है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के महानिदेशक के रूप में अजय माथुर ने अभी हाल ही में पदभार संभाला है, ध्यान रखिएगा आप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के किस प्रमुख सलाहकार ने निजी कारणों से अपने पद से इस्तीफा दिया है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, अभी हाल ही में किस प्रमुख सलाहकार ने निजी पद से इस्तीफा दे दिया है प्रधानमंत्री के? तो ये दिया है दोस्तों पीके सिन्हा ने, ध्यान रखिएगा आप। पीके सिन्हा ने, जो कि प्रधानमंत्री के प्रमुख सलाहकार थे, इन्होंने अपने पद से निजी कारणों से इस्तीफा दे दिया है। फैक्ट को देखते हैं दोस्तों, पिछले साल सितंबर महीने में पीके सिन्हा को पीएम मोदी का प्रमुख सलाहकार बनाया गया था। इससे पहले पीके सिन्हा 4 साल तक कैबिनेट सचिव के पद पर रहे थे और ये दोस्तों उत्तर प्रदेश कैडर के 1977 बैच के रिटायर्ड आईएएस अधिकारी हैं, ध्यान रखिएगा। हाल ही में किसे स्टॉप टीवी पार्टनरशिप बोर्ड का चेयरमैन बनाया गया है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, किसे बनाया गया है स्पॉट टीवी पार्टनरशिप बोर्ड का चेयरमैन? तो ये बनाया गया है दोस्तों डॉक्टर हर्षवर्धन को, ध्यान रखिएगा आप। फैक्ट को देखते हैं दोस्तों, स्टॉप टीवी पार्टनरशिप बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में हर्षवर्धन जुलाई 2021 को अपना पद संभालेंगे और उनका कार्यकाल 3 वर्षों का होगा, ध्यान रखिएगा दोस्तों, 3 वर्षों का इनका कार्यकाल होगा। स्टॉप टीवी पार्टनरशिप बोर्ड एक अंतर्राष्ट्रीय मंच है, ये भी आप बात ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये अंतर्राष्ट्रीय मंच है जो विश्व भर में विभिन्न पक्षों के साथ मिलकर टीवी के विरुद्ध संघर्ष अभियान चलाता है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों फैक्ट को भी, ये एक अंतर्राष्ट्रीय मंच है टीवी के लिए दोस्तों, इसका डॉक्टर हर्षवर्धन को अध्यक्ष बना दिया गया है, ध्यान रखिएगा आप। सामिया सुलूहू हसन किस पूर्वी अफ्रीकी देश की पहली महिला राष्ट्रपति बन गई हैं? तो नाम को इनके ध्यान रखिएगा दोस्तों, सामिया सुलूहू हसन। तो ये दोस्तों किस पूर्वी अफ्रीकी देश की पहली राष्ट्रपति महिला बनी है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति बन गई हैं, ध्यान रखिएगा आप। दिवस और थीम देखते हैं दोस्तों, क्या क्या इंपॉर्टेंट है। प्रतिवर्ष विश्व वन्य जीव दिवस यानी कि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे कब मनाया जाता है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, कब मनाया जाता है? 3 मार्च को मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। फैक्ट को देखते हैं दोस्तों, विश्व वन्य जीव दिवस के रूप में नामित करने का मुख्य उद्देश्य दुनिया के वन्य जीवों एवं वनस्पतियों के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 20 दिसंबर 2013 को 68वें सत्र में 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस घोषित किया था और 3 मार्च 2014 को पहला विश्व वन्य जीव दिवस मनाया गया था, ध्यान रखिएगा। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस यानी कि नेशनल सेफ्टी डे कब मनाया जाता है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, कब मनाया जाता है? 4 मार्च को मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। इस दिन को मनाने का उद्देश्य दुर्घटनाओं से रोकने के लिए किए जाने वाले सुरक्षा उपायों के बारे में जागरूकता बढ़ाना है और राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस को अब पूरे 1 सप्ताह तक मनाया जाने लगा है। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के स्थापना दिवस पर 1972 में पहली बार 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया गया था, ध्यान रखिएगा आप दोस्तों फैक्ट को भी। जन औषधि दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, जन औषधि दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो दोस्तों ये मनाया जाता है 7 मार्च को जन औषधि दिवस मनाया जाता है। फैक्ट को देखते हैं दोस्तों, 7 मार्च को देश भर में जन औषधि दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य देश में लोगों को जेनेरिक दवाओं के प्रति जागरूकता और विश्वास पैदा करना है। यह दिन प्रधानमंत्री
भारतीय जनऔषधि परियोजनाओं की उपलब्धियों को मनाने का भी दिन है और इस दिन को देश में लोगों को सरकार की स्वास्थ्य सेवाओं के प्रति जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से भी मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा फैक्ट को भी दोस्तों। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस यानी कि इंटरनेशनल वुमेन्स डे किस दिन मनाया जाता है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, किस दिन मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 8 मार्च को। प्रतिवर्ष 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेन्स डे मनाया जाता है। और इस बार की थीम देखते हैं दोस्तों क्या थी 2021 की, वुमेन इन द लीडरशिप अचीविंग एन इक्वल फ्यूचर इन ए कोविड-19 वर्ल्ड। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा, थीम को ध्यान रखिएगा। विश्व उपभोक्ता दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, किस दिन मनाया जाता है विश्व उपभोक्ता दिवस? ये मनाया जाता है दोस्तों 15 मार्च को। फैक्ट को देखते हैं दोस्तों। इस अवसर पर उपभोक्ताओं को उनके कंज्यूमर राइट अथवा उपभोक्ता अधिकारों के प्रति जागरूक करने के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इस दिवस को मनाए जाने का उद्देश्य ग्राहकों को किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी से बचाना और उन्हें जागरूक बनाना है। ध्यान रखिएगा दोस्तों फैक्ट को भी। और ये दोस्तों 15 मार्च को मनाया गया है विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस हाल ही में किस दिन मनाया गया है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस हाल ही में किस दिन मनाया गया है? ये मनाया गया है दोस्तों 16 मार्च को। ध्यान रखिएगा आप। फैक्ट को देखते हैं दोस्तों। भारत में हर साल 16 मार्च राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस यानी कि नेशनल वैक्सीन डे के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस पहली बार 16 मार्च 1995 को मनाया गया था। इस दिन भारत में साल 1995 से मुंह के जरिए पोलियो वैक्सीन की पहली खुराक दी गई थी। ध्यान रखिएगा आप दोस्तों फैक्ट को भी। और ये दोस्तों हाल ही में 16 मार्च को मनाया गया है राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस। विश्व गौरैया दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व गौरैया दिवस की अगर बात करें दोस्तों, ये 20 मार्च को मनाया जाता है। विश्व कविता दिवस यानी कि वर्ल्ड पोएट्री डे किस दिन मनाया जाता है? तो ये दोस्तों ध्यान रखिएगा 21 मार्च को मनाया जाता है। विश्व जल दिवस किस दिन मनाया गया अभी हाल ही में दोस्तों? ध्यान रखिएगा दोस्तों, विश्व जल दिवस यानी कि वर्ल्ड वाटर डे ये 22 मार्च को मनाया गया। और अगर थीम की बात करें दोस्तों, इस बार की थीम वैल्यूइंग वाटर थी। ध्यान रखिएगा आप। शहीद दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, शहीद दिवस 23 मार्च को मनाया जाता है। फैक्ट को देखते हैं दोस्तों। शहीद दिवस भारत में 23 मार्च को मनाया जाता है। अंग्रेज हुकूमत ने 23 मार्च 1931 की मध्य रात्रि को भारत के 3 सपूतों भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी पर लटका दिया था। इस बलिदान को याद करने के लिए इस दिन को 23 मार्च को देश भर में शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। फैक्ट को भी आप ध्यान रखिएगा दोस्तों। विश्व मौसम विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, विश्व मौसम विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है? ये मनाया जाता है दोस्तों 23 मार्च को। ध्यान रखिएगा। विश्व क्षय रोग दिवस यानी कि वर्ल्ड टीबी डे किस दिन मनाया जाता है? तो किस दिन मनाया जाता है दोस्तों? 24 मार्च को मनाया जाता है प्रतिवर्ष। और इस बार की अगर 2021 की थीम की बात करें तो दोस्तों क्या थी थीम? द क्लॉक इज टिकिंग। थीम को आप ध्यान रखिएगा दोस्तों, द क्लॉक इज टिकिंग। विश्व रंगमंच दिवस यानी कि वर्ल्ड थिएटर डे किस दिन मनाया जाता है? तो दोस्तों ये ध्यान रखिएगा, ये मनाया जाता है 27 मार्च को। अंतरिक्ष कार्यक्रम में देखते हैं दोस्तों क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। हाल ही में किस देश ने अपने पहले आर्कटिक निगरानी उपग्रह का सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, किस देश ने किया है? रूस ने। ये अभी किसने किया है? रूस ने किया है। फैक्ट को देखते हैं दोस्तों। रूसी अंतरिक्ष एजेंसी रास्कोसमोस ने अपने पहले आर्कटिक निगरानी उपग्रह को सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया है, जो आर्कटिक की जलवायु और पर्यावरण की निगरानी करेगा। यह उपग्रह मौसम संबंधी समस्याओं के साथ साथ जल विज्ञान समस्याओं को हल करने के लिए आवश्यक सामग्री भी एकत्रित करेगा। ध्यान रखिएगा। इसरो ने ब्राजील के अमेजोनिया फर्स्ट उपग्रह के साथ कितने अन्य उपग्रहों का प्रक्षेपण किया है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, भी हाल ही में इसरो ने ब्राजील के अमेजोनिया फर्स्ट उपग्रह के साथ 18 अन्य उपग्रहों का साथ में प्रक्षेपण किया है। फैक्ट को देखते हैं दोस्तों। भारत ने श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से PSLV C-51 रॉकेट के माध्यम से अपने साथ भारत, ब्राजील, अमेरिका के 19 उपग्रहों को लेकर गया है। और पृथक्करण के 4 चरणों के बाद इस रॉकेट ने ब्राजील के 637 किलोग्राम भार के अमेजोनिया फर्स्ट प्रमुख उपग्रह का प्रक्षेपण किया है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ब्राजील का जो उपग्रह उसका वजन कितना है? 637 किलोग्राम है इसमें। और बाद में 1 घंटे से अधिक समय के अंतराल के बाद इसने शेष 18 उपग्रहों का भी प्रक्षेपण किया है। ध्यान रखिएगा। भारत ने किस देश के साथ ब्रह्मोस मिसाइल समेत अन्य रक्षा उपकरणों की आपूर्ति हेतु भी हाल ही में समझौता किया है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, किस देश के साथ किया है? फिलीपींस के साथ ये समझौता किया है। ध्यान रखिएगा, भारत ने फिलीपींस के साथ ब्रह्मोस मिसाइल समेत अन्य रक्षा उपकरणों की आपूर्ति हेतु समझौता किया है।
इसका नाम भारत की ब्रह्मपुत्र नदी और रूस की मोस्कवा नदी के नाम पर रखा गया है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। डस्ट लीग भारत और किस देश के बीच एक सैन्य अभ्यास है, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये किन दो देशों के बीच सैन्य अभ्यास है डस्ट लीग, तो ये दोस्तों भारत और उज्बेकिस्तान के बीच एक सैन्य अभ्यास है, ध्यान रखिएगा आप डस्ट लीग। फैक्ट को देखते हैं दोस्तों, डस्ट लीग भारत और उज्बेकिस्तान के बीच एक सैन्य अभ्यास है, संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्ट लीग का दूसरा संस्करण है ये दोस्तों, ये उत्तराखंड के चौबिटिया में हुआ है आयोजित, ध्यान रखिएगा दोस्तों, कहाँ हुआ है, उत्तराखंड के चौबिटिया में। और इस अभ्यास में दोनों देशों की सेनाओं के लगभग 45 सैन्यकर्मी भाग ले रहे हैं। इस संयुक्त सैन्य अभ्यास का पहला संस्करण नवंबर 2019 में ताशकंद में आयोजित किया गया था, ये वाली बात भी आप लोग ध्यान रखिएगा। रूस और किस देश ने चंद्र अनुसंधान स्टेशन के लिए समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं अभी हाल ही में, तो किस देश ने किए हैं रूस के साथ दोस्तों, ये किए हैं चीन ने। फैक्ट को देखते हैं दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय चंद्र विज्ञान स्टेशन अनुसंधान और प्रयोगात्मक सुविधाओं का एक ऐसा परिसर होगा जो चंद्रमा की सतह पर या फिर इसकी कक्षा में बनाया जाएगा। इस परिसर को बहुउद्देश्य और बहुविषयक अनुसंधान कार्य करने के लिए निर्मित किया जाएगा। चीन और रूस इस परियोजना पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को भी बढ़ावा देंगे, ध्यान रखिएगा दोस्तों फैक्ट को भी। किस देश के वैज्ञानिकों ने हाल ही में बेकल झील के अंदर एक बड़ा स्पेस टेलीस्कोप लगाया है, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, बेकल झील के अंदर एक बड़ा टेलीस्कोप किस देश के वैज्ञानिकों ने लगाया, तो ये लगाया दोस्तों, ध्यान रखिएगा, रूस के वैज्ञानिकों ने, ध्यान रखिएगा आप दोस्तों। फैक्ट को देखते हैं, रूस के वैज्ञानिकों ने हाल ही में बेकल झील के अंदर एक बड़ा स्पेस टेलीस्कोप लगाया है। इस टेलीस्कोप को साल 2015 से बनाया जा रहा था। इसका काम है न्यूट्रिनोज का पता लगाना। न्यूट्रिनोज दुनिया के सबसे छोटे कण होते हैं, इनकी निगरानी करना या इनकी मात्रा जानना बेहद कठिन है, इसलिए यह टेलीस्कोप लगाया जा रहा है। वैज्ञानिकों ने इस टेलीस्कोप को बेकल जीवीडी नाम दिया है, ध्यान रखिएगा दोस्तों फैक्ट को भी। उसने हाल ही में 18 देशों के कितने उपग्रहों को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, रूस ने भी 18 देशों के कितने उपग्रहों को लॉन्च किया है, तो ये किया है दोस्तों, ध्यान रखिएगा 38। फैक्ट को देखते हैं दोस्तों, रूसी अंतरिक्ष एजेंसी रासकोसमोस, ध्यान रखिएगा दोस्तों, अंतरिक्ष एजेंसी का नाम है इनका रासकोसमोस, ने कजाकिस्तान के बेकानूर कोस्मोड्रोम से एक वाहक रॉकेट के जरिए, रॉकेट का क्या नाम था दोस्तों, ध्यान रखिएगा, सोयूज 2.1A, ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, सोयूज 2.1A पर 38 विदेशी उपग्रहों का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है इन्होंने, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये किया कहाँ गया है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये किया गया है दोस्तों कजाकिस्तान में रूस के द्वारा। और आगे देखते हैं दोस्तों, 38 उपग्रह दक्षिण कोरिया, जापान, कनाडा, सऊदी अरब, जर्मनी, इटली और ब्राजील सहित 18 देशों के थे। इन उपग्रहों में से एक चैलेंज 1 नाम जिसका है नामक उपग्रह पूरी तरह से ट्यूनीशिया में बनाया गया पहला उपग्रह है, ये भी आप ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसमें ट्यूनीशिया में बनाया गया पहला उपग्रह था और उसका नाम क्या था, चैलेंज 1, जिसे टेलनेट दूरसंचार समूह द्वारा बनाया गया था। फैक्ट को भी आप ध्यान रखिएगा दोस्तों। तो कितने उपग्रहों को इन्होंने लॉन्च किया है, इन्होंने दोस्तों ध्यान रखिएगा 38 उपग्रहों को लॉन्च किया है 18 देशों के रूस के द्वारा। मृत्यु में देखते हैं दोस्तों कौन कौन सी इंपोर्टेंट मृत्यु हुई है अभी हाल ही में। किस राज्य के प्रसिद्ध संगीतकार बलदेव शरण नारंग का हाल ही में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया है, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, किस राज्य के संगीतकार थे, ये दोस्तों पंजाब के थे, ध्यान रखिएगा आप, इनका नाम है बलदेव शरण नारंग, और ये दोस्तों क्या थे, एक संगीतकार थे, इनका दिल का दौरा पड़ने के कारण निधन हो गया है। फैक्ट को देखते हैं, पंजाब के प्रसिद्ध संगीतकार बलदेव शरण नारंग का हाल ही में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया है, और उनके निधन की खबर सुनते ही संगीत व कला की दुनिया में शोक की लहर दौड़ गई, ध्यान रखिएगा आप दोस्तों फैक्ट को। हाल ही में अफ्रीकी देश के प्रधानमंत्री हामिद बकायोको का कैंसर के कारण 56 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है, तो किस देश के प्रधानमंत्री थे, ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये आइवरी कोस्ट के प्रधानमंत्री थे, इनका हाल ही में निधन हो गया है। विश्व प्रसिद्ध आध्यात्मिक संगठन ब्रह्म कुमारीज की किस मुख्य प्रशासक का हाल ही में निधन हो गया है, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये इनका नाम क्या है, दादी हरदीय मोहिनी नाम है इनको, इनका हाल ही में निधन हो गया है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। राजस्थान और किस राज्य के पूर्व राज्यपाल न्यायमूर्ति अंशुमान का हाल ही में निधन हो गया है, तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, राजस्थान और किस राज्य के पूर्व राज्यपाल थे, गुजरात के, और नाम है इनका न्यायमूर्ति अंशुमान सिंह, और इनका हाल ही में निधन हो गया है, ये आप ध्यान रखिएगा। ये राजस्थान और गुजरात के पूर्व राज्यपाल रह चुके हैं। किस पुरस्कार से सम्मानित भारतीय एथलीट
ईसर सिंह देओल का निधन हो गया है। तो कौन है दोस्तों ये ईसर सिंह देओल? ध्यान रखिएगा दोस्तों, इनको क्या पुरस्कार दिया गया था? ये ध्यानचंद राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किए जा चुके हैं और इनका हाल ही में निधन हो गया है। ध्यान रखिएगा। फैक्ट को देखते हैं दोस्तों। पंजाब के ईसर सिंह देओल ने खेल के प्रति अपने आजीवन योगदान के लिए 2009 में ध्यानचंद राष्ट्रीय पुरस्कार जीता था और उन्होंने पहले 3 एशियाई खेलों में भाग लिया था और 1954 में फिलीपींस में मनीला में आयोजित दूसरे एशियाई खेलों में कांस्य पदक भी जीता था। ध्यान रखिएगा। और इनका हाल ही में निधन हो गया है दोस्तों। ध्यान रखिएगा नाम को इनके, ईसर सिंह देओल। किस पुरस्कार से सम्मानित जाने माने चित्रकार लक्ष्मण पाई का 95 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये एक चित्रकार थे, नाम है इनका लक्ष्मण पाई और इनका 95 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। और दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किए जा चुके थे। ध्यान रखिएगा। फैक्ट को देखते हैं दोस्तों। जाने माने चित्रकार और पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित लक्ष्मण पाई का हाल ही में गोवा में उनके आवास पर निधन हो गया है। वे 95 वर्ष के थे। पद्म भूषण सम्मान भारत सरकार द्वारा दिए जाने वाला तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है जो देश के लिए बहुमूल्य योगदान के लिए दिया जाता है। फैक्ट को भी आप ध्यान रखिएगा। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति जॉन मैगुफुली का 61 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये किस देश के राष्ट्रपति थे? जॉन मैगुफुली का, और इनका 61 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। तो ये दोस्तों ध्यान रखिएगा, तंजानिया के राष्ट्रपति थे। फैक्ट को देखते हैं दोस्तों। तंजानिया के राष्ट्रपति जॉन मैगुफुली 2015 में राष्ट्रपति के रूप में पहली बार नियुक्त हुए थे। उन्हें इसके बाद साल 2020 में दोबारा प्रेसिडेंट चुना गया था। ध्यान रखिएगा आप दोस्तों, इनका हाल ही में निधन हो गया है। हाल ही में किस प्रख्यात ओडिशा नृत्यांगना का 86 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ओडिशा की नृत्यांगना का भी हाल ही में 86 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। तो इनका नाम क्या है दोस्तों? लक्ष्मी प्रिया महापात्र इनका नाम है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, इनका हाल ही में अभी निधन हो गया है। तो इस प्रकार से दोस्तों आज का हमारा करंट अफेयर्स का ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। तो अगर आपको दोस्तों चैनल अच्छा लगता है तो आप दोस्तों सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। तो मिलते हैं दोस्तों एक अपने नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।